नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपुल राजपूत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, हमने एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी, जिस बुक का नाम है पृथ्वी हमारा आवास, वह स्टार्ट की थी। इसका पहला वीडियो जो कि पहला पार्ट है सौरमंडल में पृथ्वी, वह हम पढ़ चुके हैं। और आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में लिंक मिलेगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। हमने उस वीडियो के नोट्स बनाए थे, लेकिन दूसरा पार्ट जो है हम इसको बुक से लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहोगे तो तीसरे पार्ट भी आप कमेंट में बता देना, बुक्स ऐसे बुक से पढ़ाना है या नोट्स चाहिए, वो आप कमेंट में लिख देना। चलिए दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। आज हम इसी वीडियो में पूरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। देखो, हम सबसे पहले इस पार्ट में जो मेन पॉइंट है उन्हीं को पढ़ेंगे। पूरा पाठ मतलब इस प्रकार नहीं पढ़ेंगे। देखो देखो पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यानी पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी का कुछ आकार क्या है, चपटा भी है, चपटी भी है। यह उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यानी उत्तर और दक्षिणी जो ध्रुव हैं वहाँ पर ये थोड़ी चपटी है और मध्य में क्या है, थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हो ये कैसी दिखती है? यानी आप क्या इसको मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो या अनुमान लगा सकते हो, इमेजिनेशन कर सकते हो ये कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखें। देखिए ये यहाँ पर ग्लोब दिख रहा है ना, इसको ध्यानपूर्वक आप देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक रूप है। यानी अगर प्रश्न आता है कि ग्लोब क्या है, तो ग्लोब क्या है, पृथ्वी का लघु रूप या छोटा रूप में एक वास्तविक रूप, यानी वास्तविक प्रतिरूप है, मॉडल है। यानी ग्लोब जो है छोटे रूप में पृथ्वी का वास्तविक मॉडल है। यानी पृथ्वी कैसी दिखती है, इसका हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? हम ग्लोब को देखते हैं, जिस प्रकार ग्लोब दिखता है वैसी हमारी पृथ्वी दिखती है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। यानी ग्लोब अलग अलग आकार के और प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। यानी ग्लोब कई प्रकार के होते हैं, जैसे मतलब कई तो बहुत बड़े ग्लोब आते हैं, कोई एक मतलब जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते। कई पॉकेट ग्लोब आते हैं, यानी छोटे से छोटे ग्लोब जो गुब्बारे जैसे ग्लोब है, जिनमें हवा भरी जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते, यानी एक जगह टिके नहीं रखते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू। हम उसको जैसे मतलब कुम्हार का जो मतलब पहिया होता है या लट्टू को जैसे हम घुमाते हैं, उसी प्रकार हम किसको घुमा सकते हैं, ग्लोब को घुमा सकते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। यानी जो आप ग्लोब देखोगे उसके ऊपर जितनी भी देश हैं, जितने भी महाद्वीप है, जितनी भी महासागर हैं, उनके सही आकार में आपको दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। यानी पृथ्वी के समान कोई भी गोले पर इसकी किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है? यानी मतलब कोई स्थान कैसा है, इसकी स्थिति हम ग्लोब पर कैसे बता सकते हैं? इसके लिए हम कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता है। यानी इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं की चाहिए और कुछ रेखाएं भी चाहिए। आप देखेंगे एक सुई ग्लोब में झुकी अवस्था में होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। यानी एक सुई जो है यहाँ पर, ये देखो ये सुई जो है झुकी हुई है, इसको क्या कहा जाता है, इसको अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर ये सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण में है। यानी ये जो सुई गुजरती है जहाँ से, ये एक उत्तर में और ये एक यहाँ दक्षिण में है। इनको उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ग्लोब को इस सुई की चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो भाग बांट देती है, इसे विषुवत वर्त कहा जाता है। यानी एक ऐसी रेखा होती है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इस रेखा को हम क्या कहते हैं, इस काल्पनिक रेखा कहते हैं विषुवत वर्त। ये आप देख सकते हो, ये है विषुवत वर्त, ये रही विषुवत वर्त। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, यानी आधा भाग जो पृथ्वी के उत्तर में स्थित है इसको हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण वाले भाग को हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। यानी जो उत्तर में स्थित है उसको उत्तरी गोलार्ध और जो दक्षिण में स्थित है उसको दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों बराबर के आधे भाग, यानी दोनों क्या है, बराबर आधे भागों में बटे होते हैं। इस प्रकार विषुवत वर्त पर पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाते हैं। यानी इसी प्रकार जो पृथ्वी जो है विषुवत वर्त जो है, इस पर एक क्या बनाती है, काल्पनिक वर्त, यानी कल्पना का
एक वर्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। यानी अगर किसी स्थान की स्थिति को जानना है तो सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु कौन सा है? विषुवत वर्त है। विषुवत वर्त से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखाएं कहा जाता है। यानी विषुवत वर्त से मतलब ये उत्तरी ध्रुव की तरफ या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो भी बीच में ये जो रेखाएं बनाई गई हैं इनको कहते हैं समांतर रेखाएं। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है और अक्षांश को किस में मापा जाता है? अंश में। विषुवत वर्त शून्य या अंश या अक्षांश को दर्शाती है। यानी विषुवत वर्त जो है शून्य अंश यानी अक्षांश को दर्शाती है, क्योंकि विषुवत वर्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वर्त का 1/4 है। यानी विषुवत वर्त से जो दोनों ध्रुव हैं उनके दोनों के बीच की जो पृथ्वी की दूरी है वो चारों ओर की वर्त का 1/4 यानी 1/4 भाग है। अतः इसका माप होगा 360 का अंश यानी 90 डिग्री। यानी 360 का मतलब चौथा हिस्सा क्या होगा? 90 अंश। इसी प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश जो है दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वर्त के उत्तर की सभी जो समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा और विषुवत वर्त के दक्षिण में स्थित जो समांतर रेखाएं उनको दक्षिणी अक्षांश कहा जाएगा। क्या आप जानते हैं अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। यानी आप जहाँ पर खड़े हो उस स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपना अक्षांश जान सकते हैं। यानी आपका जो कितने डिग्री अक्षांश में आप है वो। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तरी अक्षांश या उत्तर या दक्षिण, जैसे भी कोई भी आप मतलब हम देखते हैं 23.5 मतलब राजस्थान का जब आप देखोगे 23 डिग्री इतने मिनट से उत्तरी अक्षांश से इतने मिनट इतनी उत्तरी अक्षांश तक वो लिखा जाता है। वो इसीलिए लिखा जाता है सामान्यतः, इसलिए उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील जो कि दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वर्त के 20 अंश उत्तर में और जो बेलो हेरिजेंट है वो विषुवत वर्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसीलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और बेलो हेरिजेंट 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है। यानी ये जो चित्र 2.2 है मतलब चंद्रपुर को आप मतलब ये मान सकते हो कि ये चंद्रपुर है और ये क्या है? बेलो हेरिजेंट है। तो ये तो उत्तरी अक्षांश आ गया और ये क्या आ गया? दक्षिणी अक्षांश। जैसे जैसे हम विषुवत वर्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता है। जैसे जैसे हम विषुवत वर्त से दूर जाएंगे अक्षांशों का क्या क्या होगा? घटेगा। महत्वपूर्ण अक्षांश और समांतर रेखाएं। विषुवत वर्त को कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। उत्तरी ध्रुव को 90 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश या समांतर रेखाएं भी है। ये हैं कौन कौन सी रेखाएं? पहला, उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा है जिसका नाम है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा है मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर। तीसरी है विषुवत वर्त के 66.5 डिग्री उत्तर में है उत्तरी ध्रुव वर्त और चौथी है विषुवत वर्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वर्त। इसको आप देखो ये चित्र में दिखा रखा है मतलब 23.5 डिग्री जो है उत्तरी ये कर्क रेखा, ये है आपके मकर रेखा, ये 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव वर्त, ये दक्षिणी ध्रुव वर्त। ये महत्वपूर्ण अक्षांश हैं। उनके बीच में ही ताप कटिबंध भी दे रखे हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर से सिर के ठीक ऊपर होता है। यानी कर्क रेखा हो चाहे मकर रेखा हो सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में क्या एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, यानी सबसे ज़्यादा गर्मी प्राप्त होती है। इसलिए इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, तो ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें क्या होंगी? तिरछी। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वर्त के बीच का जो क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है इनको कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वर्त ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वर्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में जो ठंड बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ क्षितिज जो सूर्य है ऊपर नहीं जा पाता, इसलिए इसको कहेंगे शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। तो ये तीन जो है आप देख सकते हो मतलब उत्तरी मतलब आप ये मानो कि जब मतलब जो
उष्णकटिबंध होगा। उष्णकटिबंध कब होगा? जब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के अक्षांशों के ऊपर सूर्य दोपहर में एक बार ऊपर जाएगा, वहाँ तो क्या होगा? उष्णकटिबंध। ये मतलब ये है उष्णकटिबंध। यहाँ पर जो है ये जो कर्क रेखा है और ये जो मकर रेखा है, यहाँ दोपहर में सूर्य ऊपर से जाएगा, तो यहाँ क्या होगा? उष्णकटिबंध। और शीतोष्ण कटिबंध होगा कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद सूर्य दोपहर के बाद सूर्य ऊपर की ओर नहीं जाता, यहाँ पर रेखाएं तिरछी पड़ेगी, तो यहाँ क्या होगा? शीतोष्ण कटिबंध। और शीत कटिबंध वहाँ पर होगा जहाँ सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं जा पाएगा, वहाँ क्या होगा? शीत कटिबंध। अब देखो देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक अक्षांश यानी 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भों रेखा को देशांतरी यामांतर कहते हैं, यानी इन रेखाओं को कहते हैं देशांतरीय याम्योत्तर रेखा इनको कहते हैं, तथा उनके बीच की जो दूरी है उनको देशांतरों के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में बांटा जाता है, यानी देशांतर जब मापते हैं तो वो मिनट और सेकंडों में होगी। ये क्या कहलाते हैं? अर्धवलित कहलाते हैं। तथा उनके बीच ध्रुवों की तरफ जो बढ़ने वाली दूरियां हैं, उनके बीच दूरी ध्रुवों की तरफ क्या है? घटती जाएगी और ध्रुवों पर पहुंचकर एकदम शून्य हो जाएगी, जहाँ सभी देशांतरीय जो याम्योत्तर है वो आपस में मिल जाती है, यानी सारे जो देशांतरीय रेखाएं वो आपस में मिल जाती है। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई जो क्या होती है? समान होती है, यानी अक्षांतर या समान रेखाओं से जो जितनी भी जो देशांतरीय याम्योत्तर रेखाएं हैं वो उनकी लंबाई क्या होती है? समान होती है। इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। इसलिए इनको क्या है? मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना क्या होता है? कठिन होता है। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच जो कि जहाँ ब्रिटिश ग्रीनिच है, जहाँ क्या है? ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाले याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की गिनती शुरू की जाए। यानी जो सबने ऐसे किया कि इस प्रकार तो मतलब ये जो गिनती है या समय है ये सही व्यक्त नहीं किया जाएगा, तो ग्रीन जो कि ब्रिटिश राज की वेधशाला है वहाँ से जो पश्चिम और पूरे से याम्योत्तर रेखा गुजरती है उससे गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है। इसका मान क्या होता है? 0 डिग्री देशांतर। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की गणना कर सकते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलाकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए पै का उपयोग करते हैं। ये जानना हो चुका होगा कि 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश या समांतर रेखाओं एवं दक्षिण याम्योत्तर के बनी डिग्री को देखो, ग्रिड को देखो। ये देखो, ये पूरा क्या है? ये पूरा ग्रिड है। ये प्रमुख याम्योत्तर रेखा, ये विषुवत है, ये 60 डिग्री पश्चिमी, उत्तर डिग्री 30 डिग्री पूर्व, 30 डिग्री पूर्व, 60 डिग्री 30 डिग्री पश्चिम, 60 डिग्री पूर्व, ये उत्तरी ध्रुव है और ये यहाँ पर आपका दक्षिणी ध्रुव है। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश या देशांतर की सही जानकारी हो तो आप ग्लोब पर उस स्थान का पता लगा सकते हो। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे काटते हैं, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति है। यानी आपको देखना है 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आप देखो 20 से यहाँ बीच में, यहाँ पर आप 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, 60 ये 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहाँ पर जब जो स्थान काटेगा वहाँ पर जो चलेगा वो होगा धुबरी। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर, यानी क्षैतिज तो मतलब वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर यानी हॉरिजेंटल रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से और क्षैतिज रेखाओं को कै ख गढ़ अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटेगी वहाँ कुछ छोटे वर्त खींचिए। इन वर्तों को ए ब से द का नाम से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं जो है उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करती है।
अभी आप जो 2.7 में ये विश्व का समय क्षेत्र है, टाइम जोन जिसे कहते हैं वो है। तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दी गई है। यहाँ पर ये प्रशांत महासागर, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ अटलांटिक महासागर, ये ग्रीनलैंड, यहाँ ग्रीनिच जो है ये इंग्लैंड है, और ये हिंद महासागर है, ये यहाँ पर आपका भारत है। अब देखो भारत से यहाँ समय दिखा रखा है 5:30 प्लस 5:30, यानी ग्रीनिच से भारत मतलब इंग्लैंड का जो समय है वो भारत के समय से 5:30 घंटे आगे है। यानी भारत में जब 5 बजेंगे तो इंग्लैंड में रात के 10:30 बजेंगे। इस प्रकार आप इसको टाइम देख सकते हो। चीन +8, यानी चीन का +8 है। इस प्रकार ये अलग अलग देशों का इसमें समय क्षेत्र दे रखा है। अब आप देखोगे कि व्रत ए ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य व्रतों की स्थिति याद करो। देशांतर और समय, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। यानी समय को जब हम मापेंगे तो सबसे अच्छा साधन क्या है? पृथ्वी है, दूसरा चंद्रमा, तीसरा ग्रहों की गति। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। आपको पता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। अतः स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है, मतलब पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। यानी स्थानीय समय का अनुमान जो है सूर्य की परछाई बनती है उससे लगता है, जो दोपहर में सबसे छोटी, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। यानी दोपहर में जो छाया होती है सूर्य द्वारा परछाई बनती है वो सबसे छोटी होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वो काफ़ी लंबी हो जाती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर में पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यानी ग्रीनिच में जो याम्योत्तर है इसके ऊपर जब आकाश में सूर्य सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा तो जितने भी याम्योत्तर में स्थित स्थान है उनमें दोपहर होगी। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच के समय से आगे होगा और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की जो गणना है वो निम्न विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 350 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनिच में से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 4 यानी 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटे आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजेगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय जो है वो 1 घंटा पीछे होगा। यानी वहाँ पर 11 बजेंगे तो ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजेंगे। उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होते हैं तो दोपहर में उस समय पर घड़ी में 12 बजते हैं। इसी प्रकार घड़ी के द्वारा दिया गया समय उस स्थान का जो समय है वो स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं दिए गए याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली जो रेलगाड़ी है उनके लिए समय सारणी तय करना कठिन होगा। जैसे भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाले किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश में मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी और को मानक याम्योत्तर माना गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय भी कहा जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वह लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारतीय समय के अनुसार मैच 7:30 बजे शुरू होगा और देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय का कितना अंतर है? 5.5 घंटे का। भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, अतः यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5.5 घंटे आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजेंगे तो भारत में 7:30 बजेंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ का एक से अधिक समय अपनाया गया। जैसे रूस में जो है 11 मानक समय यानी 11 टाइम जोन अपनाए गए हैं। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है। तो दोस्तों आज हमने पाठ नंबर 2 ग्लोब और अक्षांतर और देशांतर पढ़ा।
आपको ये पाठ और पढ़ाने का तरीका कैसा लगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करना नहीं भूलें। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।